जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआरई में एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपके लिए रहने वाली है। ये क्लास आप सभी के लिए चल रही है और आज की क्लास जो रहने वाली है वो क्लास नंबर 8 रहने वाली है आप सभी के लिए, ठीक है। जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे 50 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए एक्सप्लेन हो गए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो जहाँ पे एक्सप्लेन की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन हम करते चलेंगे और साथ साथ में सारी अपडेट आपको देते चलेंगे। उसके बाद जो भाई अभी तक तैयारी में नहीं लगा तो अपनी तैयारी में लग जाइए। टीए के लिए स्पेशल क्लास चल रही है। ये क्लास जो आपके साइंस का पोर्शन है, यहाँ से आप जो है साइंस का पोर्शन हर एक स्टेट, चाहे आपका कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, कोई नर्सिंग लेवल का एग्ज़ाम हो, या कोई भी आपका जो है जहाँ पे साइंस का अच्छा पोर्शन आता है, तो यहाँ से आप साइंस का पोर्शन अपना कंप्लीट कर सकते हो। भाई जीके और साइंस मैंने स्पेशल चला रखी है, तो जीके और साइंस के लिए अगर आप जुड़ सकते हो तो जुड़ सकते हो, तो भाई जुड़ जाओ क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 से 25 मिनट की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को निपटा देंगे बहुत अच्छे से। नंबर 1 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जा गया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सूर्य की जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या होता है भाई? नाभिकीय संलयन होता है सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका स्रोत। उसके बाद सौर मंडल का सबसे गर्म अगर आपसे ग्रह पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, गर्म की बात करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में भी आपको मैंने बहुत अच्छे से कराई थी इस चीज़ें, ठीक है। तो नीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो नीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? नीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो भी हो जाएगी पृथ्वी, ठीक है। मंगल ग्रह अगर आपसे पूछा जाए, लाल ग्रह अगर आपसे पूछा जाए, लाल ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा मंगल, मंगल ग्रह हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे ज़रूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परतों की संख्या कितनी होती है? 3 लेयर होती है भाई। पृथ्वी की जो परत है वो कितनी संख्या होती है उसकी? उसकी 3 लेयर होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। सबसे जो नीचे की परत है वो होती है क्षोभ मंडल बोला जाता है, उसको नोट करना है और याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस परत पे है? भाई ये ओजोन परत जो है वो समताप मंडल पर है। कहाँ पर हो जाएगी भाई? ये आपकी हो जाएगी समताप मंडल के अंदर। तो दोस्तों ये तो आपको पता चल गया ओजोन परत किस परत पर है, समताप मंडल पर है। चलो मैं आपको इनका क्रम लिखाता हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सा आता है? नंबर 1 पे सबसे नीचे क्या आपका? सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या होता है आपका? सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल, ठीक है भाई। क्षोभ मंडल हो गया। वायुमंडल की सबसे निचली परत है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो धरातल से 12 किलोमीटर है। धरातल से जो है इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर है। इसके बारे में ही आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, इसमें वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि ओला पड़ना, कोहरा, आंधी, वर्षा, बिजली, ये सब जो है इसी मंडल में घटित होती है। अगर इससे रिलेटेड पूछा जाए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ओला पड़ गया जैसे बोलते पे ओला आ गई, ठीक है। और कोहरा पड़ना, ठीक है, सर्दियों में। उसके बाद फिर आंधी तूफान, आंधी, वर्षा, ठीक है, बिजली चमकना, ये सारे के सारे जो है इसी मंडल पर होते हैं, क्षोभ मंडल पर, ठीक है। बिजली चमकना, तो क्षोभ मंडल के बारे में सारी चीज़ें जो आपको बताई याद रखोगे भाई, ठीक है। उसके बाद आता है फिर नंबर 2 पे आता है आपका, उसको लिखते हैं फिर नंबर 2 पर। नंबर 2 पे आता है आपका समताप मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 12 पॉइंट, अच्छा 12 से 15 किलोमीटर लिख लो आप डायरेक्टली। 12 से 15 किलोमीटर है, 12 से 15 किलोमीटर कहाँ से है और, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है क्या होता है, इसमें बादल का निर्माण भी इसी में होता है भाई, ठीक है। बादल भी इसी में बनते हैं भाई, बादल, ठीक है। बादल इसी में बनते हैं, ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और समताप मंडल के बारे में और चीज़ें देखी जाए, ओजोन गैस, जो ओजोन गैस है भाई वो भी इसी में है। ओजोन गैस ये भी इसी में है भाई, जो भी आपको बताइए ओजोन, ठीक है। ओजोन गैस भी इसी से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है।
और क्या है, और देखा जाए तो भाई इसमें इस मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको जो है स्टेटोपोज कहती है, स्टेटोपोज कहती है जो ऊपर की सीमा होती है उसकी, तो इसको बोलते हैं स्टेटोपेज। उसके बाद इतना थोड़े थोड़े जान लेंगे इनके बारे में। थर्ड नंबर पे आता है, तो जो थर्ड नंबर पे आता है उसको देख लेते हैं एक बार। थर्ड नंबर पे आता है मध्यमंडल, मध्यमंडल। अब थोड़ा सा मध्यमंडल के बारे में पढ़ लेंगे। इसकी जो भाई इसका विस्तार जो है ना वो 50 से 80 किलोमीटर तक है भाई, 50 से 80 किलोमीटर तक है भाई इसका विस्तार, नोट कर लेना, ठीक है। और इसके बारे में खासियत देखा जाए तो ये वायुमंडल की इसमें जो खासियत है वो है वायुमंडल में जो है ध्रुवों पर गर्मियों के मौसम में जो है नोक्टिलुसेंट बादल दिखाई पड़ती है इसमें। और भाई इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में भी गिरावट रहती है, ठीक है। इस मंडल में जैसे ऊंचाई के साथ साथ जो है ना इसका तापमान भी जो है वो गिरता है। जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या होता है, तापमान डाउन जाता है। ऊंचाई बढ़ेगी और तापमान डाउन जाएगा, तापमान जो है वो डाउन जाएगा, ये तरीके से, ठीक है भाई। तो नंबर 3 पे हो गया आपका, उसके बारे में हमने पढ़ लिया मध्यमंडल। नंबर 4 पे आता है फिर आपका, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका आयन मंडल। अब आयन मंडल को देखते हैं, आयन मंडल में क्या स्पेशल है। तो आयन मंडल की भी ऊंचाई देखा जाए तो वो 80 किलोमीटर से जो है वो ज़्यादा मानी जाती है, वो 600 किलोमीटर तक मानी जाती है भाई, 600 किलोमीटर तक, ठीक है। और बाकी इसके बारे में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट आयन मंडल के बारे में, आयन मंडल जो है ना 4 परतों में विभाजित होता है। सबसे पहले तो आपको इसकी परत बनती है, एक परत डी होती है, एक ई होती है, एक एफ होती है, एक जी होती है, ठीक है। ये 4 परत होती है इसकी, बस आप उसके बारे में इतना ही पढ़ लोगे वही काफ़ी है। नंबर 5 पे जो आता है उसके बारे में पढ़ लो। नंबर 5 पे आता है कौन सा, नंबर 5 पे आता है महामंडल। बाहर से आप समझ गए होगे तो बाहरी मंडल, ठीक है, बाहर का हिस्सा जो होता है। और इसकी ऊंचाई जो है भाई कितनी है, वो 600 किलोमीटर है, ठीक है। 600 किलोमीटर से भी ऊपर मानी जाती है वैसे देखा जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है इस मंडल में जो है आवेशित कण की प्रधानता होती है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, आवेशित कण, आवेशित कण ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्त। बाकी जो चीज़ें थी मैंने आपको सीरियल वाइज समझा दिया, बता दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बादल किस परत पर बनते हैं। अभी बताया मैंने क्षोभमंडल पर, बादल आंधी तूफान जो भी होता है वो क्षोभमंडल पर होता है। ज्वार भाटा किसके कारण होता है, वो चंद्रमा का गुरुत्व के कारण होता है भाई। भूकंप किसके कारण आता है, वो प्लेटों की गति के कारण आता है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर साहब ने दिया था। किसने दिया था भाई, केपलर जी ने दिया था ग्रहों की गति का नियम, नोट कर लेना सारे भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं होता भाई, वहाँ पे माध्यम नहीं होता है, ना के बराबर होता है, माध्यम का वहाँ पे अभाव होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ध्वनियाँ बिल्कुल एकदम आपको बहुत ना के क्रम सुनाई देती है। मनुष्य के शरीर में कितने दांत होती है, टोटल दांतों की संख्या होती है 32, ठीक है। कितनी होती है टोटल दांतों की संख्या, 32। दांतों का सूत्र अगर आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों का सूत्र बताओ, ठीक है, तो आप दांतों का सूत्र क्या बताओगे भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है तो दांतों के सूत्र को, सबसे पहले तो आप जो है बच्चों का लिख लो भाई, बच्चों का दांतों का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप लिखो बच्चों वाला, बच्चों को होता है 2102, 2102 और गुणा में कर देंगे आप 2, ठीक है। ये बच्चों को होता है दंत सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए वयस्क का, तो वयस्क का भी लिख लो भाई यहाँ पे, दंत सूत्र क्या होता है, ये होता है भाई 21 गुना कर देंगे 2, ये होता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, 2 और 2 4 और 2 की गुणा करो, इसमें 8 हो गया आपके कृंतक, कृंतक हो गया आपके 8। उसके बाद 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, इस तरीके से। तो क्योंकि आप इनको इनकी गुना करनी होती है और उसके हिसाब से आप इनको बता पाते हो, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ें आपके लिए क्या है यहाँ पे, नंबर 1 पे आपका क्या आता है, कृंतक। उसके बाद आते हैं फिर जो आपके नंबर 4 पे होते हैं रंध्रनक, ये क्या होते हैं फिर आपके रंध्रनक होते हैं, इनको बोलते हैं रंध्रनक, ठीक है, कैनिन। उसके बाद फिर आगे आप इनकी कैलकुलेशन करके फिर आगे बढ़ोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर दोबारा 8 आ जाएंगे। 8 नंबर पे क्या होते हैं, ये होती है अर्धचारणक,
अर्घ चार्वणक होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अर्घ चार्वणक, अर्घ चार्वणक, ठीक है भाई। उसके बाद फिर आप 3 में 3 जोड़ोगे, कितने होगा, 3 और 3 6, 6 दूनी 12। उसके बाद फिर 12 होती है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है चार्वणक, मोलर, ठीक है, इनको बोला जाता है मोलर, मोलर, मोलर बोला जाता है इनको भाई, चार्वणक हिंदी में, ठीक है। समझ गए होगा आप 3 तरीके से, कोई डाउट तो नहीं है, तो मतलब सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए कैसे आप सूत्र से कैसे कैसे निकाल सकते हो। चारों को मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब बोलोगे नहीं आप, ठीक है। दांत के रिलेटेड आपसे सारे क्वेश्चन हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए ऊपर जो है कौन कौन से दांत होते हैं, अगर आपसे ऊपर पूछा जाए तो दांत आप कौन से बताओगे, एक तो बताओगे रंधनक, ऊपर जो दांत पूछा जाए आपसे, एक होती है कृंतक, ये 2 दांत होती है ऊपरली साइड में। अगर नीचे की साइड में बचे 2, तो नीचे की साइड में कौन कौन से होती है, नीचे की साइड में होती है एक तो आपके चर्वनक, ठीक है, एक तो आपके चर्वनक हो गए, और मिस्टेक होगी स्पेलिंग, एक तो आपके चर्वनक हो गए, और दूसरी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, अग्र चर्वनक हो जाएगी, ठीक है। ये बस कंप्लीट आपका ये, ठीक, आराम से आप बता दोगे। और दांतों की जो बाहरी ऊपरी परत होती है उसको इनेमल कहते हैं, ठीक है। और जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का बनाता है, ठीक है। इनेमल के बारे में पूछा जाए तो आप बता दोगे इनेमल किसका बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 का बना होता है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, जिसके बारे में आपको मैं पहले से बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे एक्सप्लेन करा चुका हूँ। तो भाई जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखी है, नहीं समझा है, तो भाई वो समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ। हाइपोथैलेमस के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए, ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर का तापमापी होता है भाई, ठीक है, जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान बनाए रखता है। दूसरा, ये भावनाओं का केंद्र होता है, भावनाओं का केंद्र, भावनाओं का केंद्र माना जाता है भाई इसको, ठीक है। और जैसे कि भावनाओं में आपको जैसे भूख लगती है, प्यार होता है, वो सब इसी से रिलेटेड होता है, दिल का कोई रोल नहीं होता है। भूख, प्यास, प्यार, ठीक है, घृणा, गुस्सा, ठीक है, सुख दुख, को सारी की सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होती है, दिल का कोई रोल नहीं होता है। दिल का काम क्या होता है वो आप सभी को सही पता होगा मायने में, अगर नहीं पता है तो उस पर भी एक डिटेल से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको अपडेट करा देंगे भाई, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्त मापने का यंत्र क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, जिससे BP नापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है भाई, जिससे BP को मापा जाता है, ठीक है। हृदय की धड़कन कितनी होती है, नॉर्मल देखा जाए तो 72 प्रति मिनट होती है, ठीक है भाई। RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। RBC के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कितना होता है भाई, जीवन काल कितना होता है RBC का, 120 दिन होता है भाई, ठीक है। तो कोई भाई बिल्कुल गलत नहीं करेगा, RBC से अगर क्वेश्चन बनता है तुरंत एकदम काम ओके करना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। RBC के बारे में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो एक्सप्लेन करनी पड़े, लगभग आपको सारी चीज़ें पता होगी। WBC का जीवन काल पूछा जाए तो उसका कुछ दिनों का होता है, ना के बराबर ही होता है WBC का, ठीक है। और WBC जो है प्लेटलेट्स में बनती है, इसका भी ध्यान रखना है। पसीना शरीर को क्या प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, शरीर में जो जल होता है भाई वो 60% होता है, कितना होता है, 60% होता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग और बेस्ट ने। मधुमेह किससे भी फैलता है भाई, रोग अग्नाशय से रिलेटेड हो जाएगा मधुमेह। गैसों का दाब किस निर्भर करता है भाई, तापमान पर निर्भर करता है। गैसों का जो दाब है वो तापमान पर निर्भर करता है। धातु का प्रसार, अगला क्वेश्चन, धातु का प्रसार किससे होता है भाई, ये ताप से होता है। धातु का जो प्रसार है वो ताप से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टील किसका मिश्र धातु है, ये लोहे का और कार्बन का, ठीक है, Fe+ का आपका C, ये हो जाएगा लोहे का जो है
लोहा और कार्बन दोनों का जो है मिश्रण होता है स्टील। कांच किससे बना होता है भाई? कांच बनता है सिलिका से, ठीक है, ऐसा ही सिलिका से बनता है कांच। साबुन किस प्रकार का लवण होता है? साबुन होता है भाई एक वसीय अम्ल का लवण है भाई। ये किसका है? वसीय अम्ल का लवण है। अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है भाई? अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अक्षार का होता है कड़वा। अक्षार का क्या होता है भाई? कड़वा होता है बहुत। और अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को जो है ये लाल कर देते हैं। और अक्षार क्या करते हैं? अक्षार क्या करते हैं? अक्षार जो है लाल को नीला कर देते हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। लाल को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। नोट करके ला, इसको भी याद रखना है भाई। उसके बाद लवण का स्वाद कैसा होता है भाई? नमकीन होता है। पीएच स्केल किसने दिया था? सुरेंद्र सर ने दिया था। रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण क्या है? यूरेनियम आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की खोज किसने करी थी? विद्युत धारा की खोज करी थी फैराडे साहब ने। किसने करी थी भाई? फैराडे ने करी थी। और चुंबकीय प्रेरण नियम भी जो है वो फैराडे ने दिया था। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? वो उसको बोलता है जड़त्व का नियम, ठीक है, मतलब वही है। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा बस इसका एकदम अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद ट्रेन भी इसका जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ें है, मान लो कोई चीज़ें है वो तब तक विराम अवस्था में ही खड़ी रहेगी, यहाँ जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए, ठीक है। जब तक आप उसको आगे पीछे नहीं करोगे तब तक जो है वो उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में आपने छोड़ी है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम होता है F बराबर m में, ठीक है। और तीसरा नियम क्या होता है? तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया अगर आप इधर से लगाओगे, वही जैसे नाव वाला एग्जाम्पल है, नाव, ठीक है। तो नाव में जैसे आप पैर रखते हो तो आप आगे की तरफ आते हो, नाव पीछे की साइड में जाती है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया अपोजिट आपकी क्रिया होगी तुरंत एकदम। प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित हो जाएगा? ये माध्यम परिवर्तन से। किससे? माध्यम परिवर्तन से। अवतल लेंस किस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल जो है भाई वो बनाता है काल्पनिक। कैसा बनाता है? काल्पनिक। और उत्तल जो लेंस होता है वो बनाता है वास्तविक बना सकता है और काल्पनिक दोनों बना सकता है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है भाई? वो कणों से होता है। किससे होता है? कणों से होता है। आपने देखा जब आप कोई रोशनदान हो उसमें से देखो आपको धूल के कण दिखने मिलेगी, आपको धूल के कण मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे प्रकाश आ रहा होगा, मतलब सूर्य आ रहा होगा, उसमें देखना आप अपनी जो भी विंडो वगैरह है उसमें से देखना अच्छे से, आपको बहुत सारे ऐसा लगेगा धूल के कणों से, ठीक है। तो उसकी इसी से प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कणों से होता है। प्रकाश लाल कब दिखाई देता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है वो लाल दिखाई देता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है भाई। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया। विटामिन B12 के इंजेक्शन आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। वीकनेस अगर आपकी बॉडी में आ रही है तो आप उसको ले सकते हो। थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? गैंग रोग हो जाता है। गैंगा बहुत खतरनाक रोग है भाई गैंग का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर जिसमें हम बात करने वाले हैं रक्त का pH मान कितना होता है? होता है 7.4। कितना होता है भाई? 7.4 होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप इस चीज़ में गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपसे 7 जो होता है ना, 7 होता है न्यूट्रल। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से जो इधर वाले है 1 2 3 4 5 6, ये तो हो जाएगा आपके अम्ल। और इससे ज़्यादा हो जाएगा जो ऊपर जाएगा 8 9, वो हो जाएगा क्षार। और यह 23 से रक्त का जो pH मान है वो 7.4 है, ठीक है। हल्का सा क्षारीय माना जाता है ये। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्वसन दर कितनी होती है? तो भाई श्वसन दर जो है वो प्रति मिनट की बात करें यहाँ पे जो है वो कितनी होती है? वो हो जाएगी 16 से 18 प्रति मिनट, ठीक है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा? मलाशय हो जाएगा। पाचन तंत्र का अंतिम भाग जो है वो मलाशय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? यकृत का जो है मुख्य कार्य क्या होता है भाई? एक काम जो करता है लीवर क्या करता है? लीवर क्या करता है? पित्त निर्माण करता है भाई। क्या होता है भाई? इसका मुख्य पूछा जाए तो आपको एकदम बताना है। अगर मुख्य पूछा जा रहा है तो आप बताओगे पित्त का निर्माण करता है ये। उसके बाद किडनी का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? किडनी क्या करती है? किडनी करती है ब्लड फिल्ट्रेशन, ठीक है।
तो रक्त शोधन करती है, रक्त को छानने का काम करती है। शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त अलग अलग दोनों शिराएँ बनती है, शिरा और धमनी, तो दोनों का अलग अलग रोल होते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। जो चीज़ें बता चुका हूँ वो बार बार चीज़ें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको पहले से करा चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि आपका इस वीडियो में भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो पहले से वीडियो बनी है, वो आप वीडियो आपको देखनी चाहिए। और अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपके सारे डाउट जितने भी है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद त्वचा का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है संरक्षण। क्या करता है, बाहरी चीज़ों से हमारी बचाव करती है हमारी, ठीक है, स्किन जो होती है। बहुत ध्यान से अपने आप को इसको पता होता है क्या चीज़ें क्या है क्या नहीं, हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखे तभी आप अपनी बॉडी पे अपने हाथ पे उस चीज़ को ले पाते हो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुन लो भाई। उसके बाद आता है फिर त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है, संरक्षण होता है भाई। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरेबेलम हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क का अगर सबसे बड़ा भाग आपसे पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाए सेरेब्रम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा। सबसे बड़ा पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो मस्तिष्क का हो जाएगा सेरेब्रम, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये, ठीक है। और इसको बुद्धि का केंद्र भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, बुद्धि का केंद्र। इसको जो है भाई बुद्धि का केंद्र भी बोला जाता है इसको, बुद्धि का केंद्र ये होता है भाई, ये भी आप नोट कर लोगे, ठीक है। और इसके बारे में देखा जाए तो यह है संपूर्ण से जो पूरी बॉडी का, पूरे मतलब मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग जो है ये घेरे रखता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2/3 भाग में आ जाता है बस। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यकृत। कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगी यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पे हमने टॉप जो है वो 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और जो एक्सप्लेन था वो एक्सप्लेन भी आप सभी को करा दिया। तो कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइए और भाई अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। भर्ती को लेकर जल्दी आपको अनाउंस देखने को मिलेगा, ड्राफ्ट वगैरह आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अपनी तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।